नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेट मगध पे। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आरआरबी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड मुख्य बातें हैं, जो कि सभी स्टूडेंट को माननी चाहिए और इस बातों को फॉलो करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन होगी। तो आइए समझते हैं कि इस वीडियो में क्या-क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो सबसे पहले आप देखिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या-क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए। पहला इसमें पॉइंट है कि रात में नींद अच्छे से लेना चाहिए एकदम। आप जब भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इस ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या फिर और भी ज़िंदगी में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आप जो भी सुबह में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस रात में बहुत अच्छे से नींद लेनी चाहिए। क्योंकि नींद लेने से आपका दिमाग जो होता है शांत होता है, कंसंट्रेटेड होता है, आपको फोकस रहता है, एग्जाम में अच्छा से प्रदर्शन होगा आपका। सेकेंड जो पॉइंट है, एग्जाम के दिन एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ें। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि ट्रेन में या बस में कहीं पर भी जाते हैं, तो उसका एग्जाम में जाने से पहले आप बुक को देखते होंगे कि बुक लेकर के जाता है, और एक्स्ट्रा में आप ट्रेन पे या बस पे जहाँ पे भेज जाते हैं तो बुक निकाल करके पढ़ने लगते हैं। तो एक्स्ट्रा में कुछ नहीं पढ़ना है। एग्जाम से पहले आपको एकदम दिमाग को शांत रखना है, किसी से कुछ बोलना नहीं है, ज़्यादा पढ़ना नहीं। जो आप पहले पढ़े हैं उसी को आप एग्जाम में जा करके बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो आपका एग्जाम बेहतर होगा। तीसरा जो पॉइंट है, एग्जाम में जाने टाइम किसी से तर्क ना करें। आप कहीं भी एग्जाम में जा रहे हैं और बीच में कोई ऐसा आदमी मिल ही जाता है कि आप उससे लॉजिकली तर्क करने लगेंगे। अगर एग्जाम के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ दिया या कुछ और भी कर दिया, तो आप उससे बहस नहीं करें। बहस करने का मतलब हो गया तर्क कर रहे हैं। तर्क करने का मतलब आपका दिमाग कंसंट्रेशन खो गया। आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे, अगर किसी आदमी से बहस करके जा रहे हैं एग्जाम में बैठेंगे, आपका दिमाग कन्वर्ट होकर के उसी बात को याद दिलाएगा और आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम में जाने से पहले आप किसी से बकवास न करें, तर्क न करें, किसी से बहस न करें। 4 नंबर पॉइंट है, एग्जाम में जाने से पहले आप अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लें। आप जब भी कोई भी एग्जाम में जा रहे हैं तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाना है, तो वो आप जाने से पहले चेक कर लें कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं जो वहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो वहाँ पे मांग किया गया है। तो आप जाने से पहले एग्जाम में डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, जैसे कि आईडी हो गया, वोटर आईडी या पैन कार्ड हो गया, या कोई भी आईडी जिसमें फोटो लगा हो, और प्लस में आपका फोटोग्राफ भी होना चाहिए आपके पास, 4 या 3 कुछ भी एक्स्ट्रा फोटोग्राफ होना चाहिए। और आपका मैट्रिक या इंटर का मार्कशीट एक ओरिजिनल वाला कॉपी लेकर के जाएं एग्जाम में। ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है एग्जाम में ले जाने के लिए। आगे पॉइंट देखते हैं। 5 नंबर पॉइंट है कि एग्जाम हॉल में इंटर होने के बाद अपना सिस्टम चेक करें। देखिए एग्जाम हॉल में जब भी आप ग्रुप डी का या एसएससी का एग्जाम देंगे, जो भी ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है उसका कंप्यूटर पे एग्जाम होता है। तो कंप्यूटर पे आप इंटर जब करेंगे आप एग्जाम हॉल में, तो आपका अपना जो कंप्यूटर सिस्टम मिलेगा, आपको बताया जाएगा कि आपका इस सिस्टम पे बैठना है। तो उस सिस्टम को चेक कर लें कि उसका माउस काम कर रहा है कि नहीं, उसका कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं, उसमें बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बेंच है, कुर्सी है, या फिर इस तरह से जो भी आप चेक करेंगे, खास करके आपका सिस्टम चेक करना है कि वहाँ पे कीपैड ये सब जो होता है कीबोर्ड, वो सब काम कर रहा है कि नहीं, और माउस काम कर रहा है कि नहीं। अगर आपका एग्जाम में बैठने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका माउस नहीं काम कर रहा या आपका कीबोर्ड नहीं काम कर रहा, तो आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम वहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। तो आप सबसे पहले एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम हॉल में जाएंगे, तो आप अपने सिस्टम को चेक कर लें। अगर सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं उनको बोलेंगे कि मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम है, तो वो चेक करेंगे। तो ये बात होगी। आगे 6 नंबर पॉइंट में, एग्जाम हॉल में किसी से बात नहीं करें। आपको बताया भी जाता है कि जब भी एग्जाम हॉल में आप इंटर करेंगे तो उसके बाद बोला जाता है कि आप किसी से बात नहीं करें, आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हैं। ये बात सही भी होती है कि किसी से बात नहीं करें, क्योंकि बात करेंगे तो आपका दिमाग कन्वर्ट होगा, दिमाग कन्वर्ट होगा तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाएगा, आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो आप एग्जाम हॉल में जाने के बाद किसी से बात नहीं करें। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें, आप सर झुका करके वहीं पे मॉनिटर पे आप बैठ सकते हैं, टेबल रहता है बड़ा सा, तो आप वहीं पे अच्छा से थोड़ा सा रिलैक्स कर लें या पावर नैप ले लें। और पावर नैप समझते होंगे कि आप बैठे बैठे सो जाना, तो उससे आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और आपका दिमाग शांत हो जाता है, तो आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आप एग्जाम हॉल में जाने के बाद किसी से बात न करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप पावर नैप ले सकते हैं 10 मिनट का या 15 मिनट का। आगे पॉइंट देखते हैं कि क्या है।
7 नंबर पॉइंट है माँ पापा और गुरुजनों का एग्जाम में जाने से पहले आशीर्वाद लें। यानी कि जब भी आप एग्जाम में घर से निकल रहे हैं तो आपसे जो भी बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद जरूर लें और घर से अच्छे से निकले एकदम खुश होकर के, तो आप एग्जाम में भी बेहतर कर पाएंगे। ये सब तो हो गया, तो लॉजिकली बात हो गया कि ये सब चीज़ों को माइनर चीज़ है कि सभी को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अभी या जो कल का एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, उसके लिए स्पेशल क्या है, तो उसके लिए स्पेशल आपको बता रहे हैं कि आपका एग्जाम अगर कल है तो आपका जो एग्जाम डेट है, जैसे कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट होने वाला है या फिर आपका दोपहर में होने वाला है या फिर आपका इवनिंग में, जब भी अभी अभी का जो नोटिस निकाला है उसमें 3 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का। आपका पहला शिफ्ट है मॉर्निंग शिफ्ट, उसके बाद दोपहर में, उसके बाद शाम में। तो 3 शिफ्ट में होने वाला है आपका एग्जाम। कल जिसका भी एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए है कि अगर आपका जो भी टाइमिंग है, आप अगर मॉक दे रहे हैं, किसी भी कंपनी का मॉक दे रहे हैं, तो उसमें आपका जो भी टाइमिंग है ना, उसी टाइम पे आप मॉक दें। उसी टाइम पे मॉक देने से क्या होगा, आपका जो हैबिट होगा उस हैबिट को झेल पाएंगे, हैबिट बन जाएगा तो आपका एग्जाम में भी बेहतर प्रदर्शन होगा। अगर आप दोपहर में मॉक नहीं देते हैं घर में और आपका शिफ्ट पड़ गया दोपहर में, आप एग्जाम में दोपहर में बैठेंगे और घर में आप देते हैं सुबह में मॉक या फिर शाम में देते हैं मॉक, तो आपको वहाँ एग्जाम में भी आपको मतलब उस सिचुएशन में ढलने में टाइम लगेगा। आप एग्जाम में भी थोड़ा सा आपको नींद आएगा या आलस जैसा लगेगा, तो आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि अगर आपका जो भी टाइमिंग में एग्जाम है उसी टाइम में आप मॉक देना स्टार्ट कर दें। अगर कल एग्जाम है तो आज एक मॉक दे दें उस टाइम में जिस टाइम में आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन अगर किन्हीं का कल है, परसों है, तरसों है, आगे है, आने वाले टाइम में, तो उनसे यही सलाह दी जाती है कि आपका जो भी टाइमिंग है एग्जाम का उसी टाइम में मॉक दें। आप जो भी कंपनी मॉक दे रहे हैं, ऑफलाइन तो मॉक देना नहीं है, ऑफलाइन मॉक एकदम बेकार है, मतलब वो उतना कारगर नहीं साबित होगा ऑफलाइन, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि ऑफलाइन में टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पाता, ऑफलाइन में टाइमिंग ज़्यादा हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ऑनलाइन में आप टाइम देख करके मैनेज करेंगे तो आपको बेहतर प्रदर्शन होगा, क्योंकि ऑनलाइन में सब खेला है टाइम मैनेजमेंट का। आपको रहेगा 90 मिनट और 100 क्वेश्चन करना रहेगा, तो 90 मिनट में आप देखते रह जाएंगे कि मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेता है, रीजनिंग का क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेता है, आपका जीके जीएस का क्वेश्चन तो 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड में हो जाता है। तो आप ऑनलाइन करेंगे मॉक टेस्ट, और प्लस में आपका जो भी टॉपिक में वीक है यानी कि कमजोर है, जिस टॉपिक में आपके गलती ज़्यादा होता है उस टॉपिक में आप सेक्शनल मॉक दें। जैसे कि रीजनिंग का हो गया या मैथ का हो गया या साइंस का हो गया। तो साइंस में आप कितना पढ़िएगा, आप तो पढ़ते आ रहे हैं 3 साल से, लेकिन अभी का जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, जिसका भी आने वाला टाइम में सेकेंड फेज में होगा या फिर 1-2 दिन में एग्जाम है, तो उसको 1-2 दिन में किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए उसके बारे में हम बताएंगे कि आपको कम से कम आपको सेक्शनल मॉक देना जरूरी है, चाहे आपका रीजनिंग का हो या मैथ का हो। मैथ का सेक्शनल मॉक देने से आपका जो भी चैप्टर आपका वीक है, जो चैप्टर में आपका प्रैक्टिस कम है, आप तो पढ़े होंगे सभी चैप्टर को लेकिन प्रैक्टिस कम है, उसमें गलती होता है। तो सेक्शनल मॉक देने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, कौन सा चैप्टर में ज़्यादा गलती होती है। उस चैप्टर को आप फिर से रिवाइज करेंगे और उसका अगर 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन लगा लेंगे अलग से, तो आपका उस चैप्टर में कमांड बन जाएगा, फिर उस चैप्टर से आपका कोई गलती नहीं होगा। तो आप मैथ में सेक्शनल मॉक दें, रीजनिंग में उसी तरह सेक्शनल देंगे, तो आपको जो भी चैप्टर गलती होता है और उस चैप्टर को आप सुधार पाएंगे अपने आप। उसी तरह साइंस में है कि आपका सेक्शनल मॉक दीजिएगा तो आपका कौन सा चैप्टर से आपका गलती ज़्यादा होता है उस चैप्टर का आप रिवीजन कर पाएंगे अच्छे से। लेकिन अब बात आती है कि कौन कौन सा चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में जाने से पहले आपको देखना चाहिए, जिनका भी अभी आने वाला टाइम में एग्जाम है 2-3 दिन में। तो उस चैप्टर का नाम बता देता हूँ जिससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे एक क्वेश्चन बनेगा ही हर एक सेक्शन में। मैं बताऊंगा चैप्टर के नाम, तो इसको मिटाता हूँ मैं। अब बात करता हूँ मैं मैथ का। मैथ में क्या क्या चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपको पढ़ के देखना चाहिए या एग्जाम में जाने से पहले आपको पढ़ना चाहिए। तो मैथ में जो पहला चैप्टर है आपको नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है एकदम, इससे 3 क्वेश्चन कम से कम आएगा, 3 क्वेश्चन। दूसरा चैप्टर है कि हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, इससे 2 क्वेश्चन आएगा पक्का एकदम। ट्रीगो से भी आएगा थर्ड में। ट्रीगो से 1 क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। उसके आगे है आपका
पाइप एंड सिस्टम, इससे 2 क्वेश्चन आएगा पक्का। तो ये सारे टॉपिक है। और अभी आप जैसे सीआई हो गया, एसआई हो गया, सीआई एसआई से 2 क्वेश्चन आएगा पक्का एकदम। एक एसआई से आएगा, एक सीआई से आएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। पाइप एंड सिस्टम से आने की संभावना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एक आएगा अलजेब्रा से आएगा, जरूर 1 या 2 क्वेश्चन आएगा अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर मॉक देते होंगे तो उसमें अलजेब्रा का एक आध क्वेश्चन आया ही होगा। तो उस तरह से आपका हो जाएगा उससे, क्योंकि अलजेब्रा पढ़िएगा तो 1 महीना तक आपका अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा। तो आपके पास तो उतना टाइम नहीं है कि अलजेब्रा पढ़ेंगे आप। तो आपको जो छोटा तो टॉपिक है उसको आपको पढ़ना चाहिए, जरूरी है एकदम। उसके आगे हम बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर सिस्टम तो टॉपिक बड़ा है लेकिन इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है। तो आपको इसको मतलब ऊपर से जल्दी रिवीजन करके नंबर सिस्टम को अच्छा से कंप्लीट करना है, क्योंकि इससे 3-4 क्वेश्चन आ जा सकता है। उसके आगे आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे भी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। उसके आगे हम बात करते हैं तो एसआई से आई प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है। उसके आगे आपको बात करते हैं तो टाइम एंड वर्क से भी आएगा एक क्वेश्चन, क्योंकि रेल का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, तो उससे तो आएगा। फिर ट्रेन से आएगा क्वेश्चन। और ये सारे टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह रीजनिंग में बात करते हैं तो रीजनिंग में आपको कथन एंड निष्कर्ष हो गया। कथन निष्कर्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में गलती होता है लोगों से। कथन एंड निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, फिर निष्कर्षण, ये सब जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्लस में और रीजनिंग में टॉपिक बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, फिगर वाला हो गया जो काउंटिंग ऑफ फिगर होता है। फिर एम्बेडेड फिगर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें एक जैसा दिखा देगा कि ये चार ऑप्शन दे देगा, उसमें बोलेगा कौन सा एक जैसा है या किसको मिला करके एक फिगर बनाया जा सकता है। इस तरह से जो क्वेश्चन रहता है उसको बोलते हैं एम्बेडेड फिगर, यानी कि रंगा हुआ आकृति रहता है। तो ये सारे जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं साइंस में। तो साइंस में बायोलॉजी सेक्शन से जो प्लांट बायोलॉजी है ना, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो प्लांट बायोलॉजी से आप अच्छे से क्वेश्चन करके जाइए, और फिजिक्स से ज़्यादा करके जाइए। केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल अच्छा से रट के जाइए, ये सारे टॉपिक रट के जाएंगे। और करंट अफेयर में आपका जो वार्षिकांक आता है करंट अफेयर एसपीडी का, उसको पढ़ लीजिए पीछे वाला 1 साल का 2021 से लेकर के 2022 तक करंट अफेयर आप पढ़ें। आपको एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन होगा। 75 नंबर से आप ज़्यादा एग्जाम में रॉ मार्क लेकर के आएंगे। रॉ मार्क से एकदम 75 आ जाएगा अगर इतना आप करके जाएंगे तो, इससे कोई रोकने वाला नहीं। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा ये वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।